Hello class, today I am going to teach about the subject Business Studies, class 11, chapter 3rd and its part 1st. This is a new chapter. The name of the chapter is Public, Private, Public and Global Enterprises. In this chapter we have to discuss about the topic of the role of the public sector versus private sectors, types of public sector enterprises, that is including the departmental undertaking, public cooperation, government companies. Then we have to discuss about the departmental undertaking, its meaning, feature, demerit, merits and suitability. Similarly, we have to discuss about the public corporations, government companies, difference between the departmental undertaking, public corporation and government companies. Then changing role of public sector, difference between the public and private sector, global enterprises, meaning, features and merit demerits, joint ventures, meaning, benefits and throwback. In this chapter we have to learn all these points, and then we are going to start about the role of the private sector versus public sector since independence. Immediately after independence, Government of India nationalized many enterprises and also established many new undertakings. The industrial policy revolution of 1948 and 1956 assigned dominate role of public sector enterprises. Many areas of public were reserved for public sector. The entry of private sector are restricted in the form of licensing limit on expansion. It means that जब हम इंडिपेंडेंस हुई 1947 में, उस टाइम पर जो था कि उस टाइम पर हम लोगों की जो पॉलिसी आई इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पॉलिसी ऑफ 1948 और उसके बाद आई 1956, और इस पॉलिसी के अंडर जो है ज़्यादातर फोकस किया गया पब्लिक सेक्टर को. इट मीन्स डैट जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई तो ऑलमोस्ट सारी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी वो क्या थी, पब्लिक सेक्टर्स थी. इसका मतलब गवर्नमेंट कंपनीज थी. मैनी एरियाज ऑफ बिजनेस वर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर. बहुत सारी बिजनेस के एरिया जो कि रिजर्व था पब्लिक सेक्टर के लिए, और जो प्राइवेट सेक्टर्स थे वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड थे. किस फॉर्म में? क्योंकि उनको लाइसेंसिंग उनकी लिमिट थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो एक्सपेंशन नहीं कर पाते थे, बहुत ही लिमिटेड थे प्राइवेट सेक्टर्स. In spite of the restricted role, the private sector continue to grow and contribute in economic development of the country. और जब प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड था तो वो चीज़ जो होता है हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी वो उसका इफ़ेक्ट उस पर भी पड़ रहा था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतनी ग्रो नहीं हो रही थी उसमें, और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट प्राइवेट सेक्टर का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में नहीं हो रहा था. अब मेन फोकस किसको दिया जा रहा था? पब्लिक सेक्टर को. दिस सेक्टर कुड नॉट मच फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. और जो पब्लिक सेक्टर थी वो इतनी सफिशिएंट नहीं थी कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी भी कंट्री की कर सके, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता था. फिर उसके बाद 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. 1991 में एक पॉलिसी अडॉप्टेड किया गया ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन. फिर जब 1991 में एक जो ये पॉलिसी अडॉप्टेड हुई उसके बाद जो है प्राइवेट सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिली. बहुत सारे बैरियर्स जो थे, लिमिटेशंस जो थी प्राइवेट सेक्टर्स की, वो रिमूव हो गई. द इंडस्ट्रियल लाइसेंस वाज एबॉलिश एक्सेप्ट इन द एरिया रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक कंसर्न. फिर उससे रिलेटेड बहुत सारा मतलब कि हमारी जो कंट्रीज़ में जो थी प्राइवेट सेक्टर का रोल इम्पोर्टेंट हो गया. डे बाय डे, ईयर बाय ईयर जो है प्राइवेट सेक्टर अपने रोल्स को, अपने जो सर्विसेज को, अपने परफॉर्मेंस को वो इम्प्रूव करने लगी. तो यही रीज़न है कि आज जो है प्राइवेट सेक्टर डू देयर बिजनेस इन बेस्ट फॉर्म एज़ कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर. क्यों? क्योंकि वो लोग अपने वर्क को बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं और जो उनकी ऑब्जेक्टिव होती है वो करते हैं. पब्लिक सेक्टर क्या है कि पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट होता है और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते.
मगर प्राइवेट सेक्टर्स जो होते हैं वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो प्रॉफिट अर्न उनका मेन मोटिव होता है। तो इसीलिए वो लोग अपने वर्क को बहुत ही ऑनेस्टी, बहुत ही सिक्योरिटी और एक स्ट्रैटेजिक कंसर्न के हिसाब से करते हैं। और धीमे धीमे क्या हुआ कि आज के टाइम पर हम देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर का जो एरिया है, पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो क्या हो गया, कम होता गया। प्राइवेट सेक्टर्स का रोल जो है वो चेंज हो गया। अब इस स्लाइड के अंदर हम लोग देखेंगे इंडियन इकॉनमी। हमारी इंडियन इकॉनमी क्या है, वो एक मिक्स इकॉनमी है। मतलब कि हम इकॉनमी होती है, एक प्राइवेट कैपिटलाइजेशन होती है, एक पब्लिक इकॉनमी होती है, और हमारी मिक्स इकॉनमी है। मतलब हमारी कंट्री में प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं और पब्लिक सेक्टर्स भी हैं। इस जो फ्लो चार्ट है इसमें पूरी चीज़ डिफाइन किया गया है। जो प्राइवेट सेक्टर्स में क्या क्या आएंगे, प्राइवेट सेक्टर्स में आते हैं सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज। ये सारे किस में आते हैं, पब्लिक सेक्टर्स में आएंगे। और प्राइवेट सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर में आते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर क्या है, रेलवे है, टेलीफोन है, और पोस्ट एंड टेलीग्राफ है, डिफेंस। पब्लिक कोऑपरेशन में LIC, IDBI, RBI एंड एयर इंडिया। और गवर्नमेंट कंपनीज में जेल, सेल एंड बेल, इसके बारे में भी डिफाइन किया जाएगा। नाउ अनदर टॉपिक इज प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। इसके कॉन्सेप्ट पढ़ना है। There are all kinds of public organization, small, large, industrial, trading, private owned or government owned existence in our country. These organizations affect our daily economic life and therefore become a part of Indian company. Since the Indian economy consists of both privately owned and government owned business enterprises known as एक मिक्स इकॉनमी। हम लोग जानते हैं कि हमारी जो इकॉनमी है वो क्या है, दोनों, प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट भी है। मतलब कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी गाइडलाइन फॉलो करना पड़ता है। जो रूल है, रेगुलेशन है, जो गाइडलाइन है जो गवर्नमेंट ने दिया है तो वो प्राइवेट कंपनी भी फॉलो करेगी, और गवर्नमेंट के लिए अलग रूल बनता है तो वो गवर्नमेंट तो अपनी रूल फॉलो करती है। तो ये है। और हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं, हर साइज़ के, हर काइंड के। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन भी है, लार्ज भी है, इंडस्ट्रियल भी वर्क करते हैं, ट्रेडिंग भी है, प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट भी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has opted for mixed economy where the both private and government enterprise are allowed to operate. The economy may be classified into two sectors, private sector versus एंड पब्लिक सेक्टर। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दोनों तरह की हमको अलाउ किया है कि हम प्राइवेट सेक्टर भी काम कर सकते हैं और पब्लिक सेक्टर भी वर्क कर सकते हैं। फिर उसके बाद अब हम लोग एक टॉपिक दूसरी है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जो कि तुम लोगों को ओवरऑल समझ में भी आ गया होगा कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ आती है, पब्लिक सेक्टर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें वर्क करती है। प्राइवेट सेक्टर को जो कंट्रोल कौन करता है, कोई इंडिविजुअल पर्सन है या ग्रुप ऑफ वर्क है। और पब्लिक सेक्टर को हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। फिर उसके बाद कई सारे पॉलिसीज़ के बारे में हमको डिस्कस करना है। द गवर्नमेंट इन इट्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवोल्यूशन फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफाइन द एरिया ऑफ द एक्टिविटीज़ इन विच द प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर आर अलाउड टू ऑपरेट। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो टाइम टू टाइम इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ रिवोल्यूशन जो है वो टाइम टू टाइम उसको डिफाइन करती है। फर्स्ट है इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवोल्यूशन 1948। जैसे ही हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई 1947 में, तो एक नया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पॉलिसी रिवोल्यूशन बना, एक्ट बना 1948 में। और इसमें किस चीज़ के बारे में डिफाइन किया गया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड स्पेसिफाइड द अप्रोच टूवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। द रोल ऑफ द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर वर क्लियरली डिफाइंड एंड द government through various acts, regulation was oversees the economic activities of both the private and public sectors.
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1947 में उसने बहुत सारे मतलब कि एक पॉलिसीज़ बनाई जो कि किसके इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड थी, और उसने इस चीज़ को डिफाइन किया कि रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर क्या होगा, पब्लिक सेक्टर का क्या रोल होगा, और किसके थ्रू डिफाइन किया, एक्ट और रेगुलेशंस के थ्रू। कई एक्ट्स बने और रेगुलेशंस बने। तो अब उसके बाद सेकंड पॉइंट है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवोल्यूशन 1956। उसके बाद जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवोल्यूशन में कुछ चेंजेस किया गया, कुछ अमेंडमेंट आया, और अमेंडमेंट आने के बाद जो रिवोल्यूशन बना वो 1956 था। और उस पर इस रिवोल्यूशन के अंदर क्या चीज़ को डिस्क्राइब किया गया वो है कि सर्टेन ऑब्जेक्टिव फॉर द पब्लिक सेक्टर टू फॉलो सो एज टू ascertain the rate of growth and industrialization। यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर्स थी उसकी ऑब्जेक्टिव को बताया गया, उसके ऑब्जेक्टिव को, और फिर उसके बाद उस ऑब्जेक्टिव को चेक करने के लिए हमने ये देखा कि उस रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, मतलब कि हमारी कंट्री का ग्रोथ का रेट क्या है, इंडस्ट्रीज़ किस हिसाब से चल रही है। तो इन दोनों को चेक किया गया 1956 में। द पब्लिक सेक्टर वॉज गिवन अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस but at the same time mutual dependency of public and private sector was emphasis। उसी टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया पब्लिक सेक्टर की इम्पोर्टेंस को, और प्राइवेट सेक्टर्स को भी फोकस किया गया, मगर इतना नहीं किया गया जितने मोर फोकसिंग वॉज गिवन ओनली अब पब्लिक सेक्टर। तो सबसे अच्छा रिवोल्यूशन आया 1991 में, और 1991 में रिवोल्यूशन जो आया उसमें पब्लिक सेक्टर का डिसइन्वेस्टमेंट किया, मतलब पब्लिक सेक्टर से कई सारे ऐसे शेयर्स ले लिए गए और फ्रीडम दिया गया, बहुत ज़्यादा फ्रीडम दिया गया उन लोगों को, किसको, प्राइवेट सेक्टर्स को। मतलब पब्लिक सेक्टर्स, जो सेक्टर्स अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, अच्छा वर्क नहीं कर रहे थे, तो उनसे डिसइन्वेस्टमेंट किया गया और ज़्यादा फ्रीडम दिया गया, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया प्राइवेट सेक्टर्स को। इसी का रिजल्ट है कि जो आज ग्लोबलाइजेशन है, मल्टीनेशनल जो कंपनीज जो वर्क कर रही हैं वो यही है। तो 1991 की जो पॉलिसी आई है उस पॉलिसी के अंडर में क्या समझाया गया है कि उस पॉलिसी में हमको ज़्यादा फोकस किया गया डिसइन्वेस्टमेंट में, ग्लोबलाइजेशन में, लाइजेशंस में, ताकि हमारी जो इंडियन कंपनीज़ है वो बहुत ही अच्छे से ग्लोबली वर्क कर सके और हमारी कंट्रीज़ जो इकोनॉमिकली क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो सके। अब इसके बाद जो सेकंड फीचर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के फीचर्स क्या है। पहला फीचर है गवर्नमेंट हैज़ अ मेजर रोल टू प्ले इन द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का सबसे बड़ा रोल है कि गवर्नमेंट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इसका क्या होता है कि वो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का फॉर्मेशन करे, मतलब डेवलप करे उसकी ऑफिसेस को, एम्प्लॉयज़ को, और उसके डिसीजन जो भी होंगे वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर होंगे। सेकेंड है पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द कंट्री। और जो पब्लिक सेक्टर्स है जो गवर्नमेंट के थ्रू फॉर्म हुई है उसका मेन पर्पस क्या है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द कंट्री की जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है हमारी गवर्नमेंट उसमें पार्टिसिपेट करे, और जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अच्छी होती जाएगी मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज़ होता जाएगा। फिर उसके बाद द थर्ड पॉइंट इज़ अ कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इन टूडेज लिबरलाइज एंड कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। अब हम लोग सेकंड मतलब कि थर्ड फीचर्स क्या है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का, वो है कंट्रीब्यूट करना। हमारी जो पब्लिक कंपनीज है वो कंट्रीब्यूट करती हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के जितने भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उस पर, और जिसका रिजल्ट क्या होता है कि बहुत ही जब कोई भी कंपनी कोई भी कंट्री इकोनॉमिक डेवलप हो जाती है तो इसका मतलब कि वो लायबल हो गई है, उसके अंदर इतना पावर है कि वो दूसरी कंट्री से कंपैरेटिवली कंपेयर किया जाता है, वो डेवलप की तरफ जाती है। फोर्थ पॉइंट इज़ कि ओन्ड बाय द पब्लिक एंड फॉर अकाउंटेबल टू पब्लिक। जितनी भी पब्लिक कंपनीज़ है, गवर्नमेंट कंपनीज़ है, वो गवर्नमेंट के थ्रू ही मतलब पब्लिक के थ्रू ओन किया जाता है और पब्लिक के लिए ही वर्क किया जाता है। मतलब कि अगर कोई भी पब्लिक कंपनी है तो वो किसके प्रॉफिट के लिए काम कर रही है, वो पब्लिक के प्रॉफिट के लिए काम करे, और उसमें करने वाला कौन होता है, पब्लिक ही होती है। तो इसीलिए ये ओन्ड बाय द पब्लिक एंड अकाउंटेबल टू द पब्लिक।
And the fifth point is form of organization will depend upon its requirement. A public enterprise may take any particular form of organization depending upon the nature of its operation and their relationship with a गवर्नमेंट. कोई भी बिजनेस, कोई भी पब्लिक इंटरप्राइजेस है, अगर वो किसी भी पर्टिकुलर किसी भी फॉर्म में काम कर रही हो, वो डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है. इसको थोड़ा सा अभी हम लोग और क्लियर करते हैं. लास्ट पॉइंट है पब्लिक सेक्टर शुड इंश्योर द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड. हम ये मान के चलते हैं, ये जानते हैं कि जितने भी पब्लिक सेक्टर्स हैं उनका जो वर्क है, उनका जो वर्क होता है वो प्रोडक्टिविटी होता है और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होता है एज़ कम्पेयर टू अदर. क्योंकि जो काम हमारी पब्लिक सेक्टर करती है वो प्राइवेट नहीं कर सकती. इसीलिए हम ये मानते हैं कि ये जानते हैं जो पब्लिक सेक्टर होती है वो अपने परफॉर्मेंस, उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो प्रोडक्टिविटी होती है और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होती है. तो आई होप you can understand all the question, all the points you have. Any doubt you can ask me question. Thank you.